एपिसोड की शुरुआत में हम संजय और इमसोल को देखते हैं। दोनों साथ में थे और बहुत खुश थे। संजय से पूछता है कि क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती कि आज का दिन मेरा गाना तुम्हें अच्छा लगा। वो कहती है हाँ अच्छा तो था। संजय पूछता है कि कितना अच्छा, तो वो हाथ फैलाकर कहती है कि इतना अच्छा। संजय कहता है बस इतना सा। वो इमसोल को उठाकर एक बेंच पर खड़ा कर देता है और कहता है इतना अच्छा। फिर वो कहता है कि जब तुम वापस चली जाओगी तो अगर मैं उस 20 साल वाली इमसोल के लिए गाना गाऊं तो क्या उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। इमसोल कहती है कि वो गाना तुमने मेरे लिए गाया था क्या। वो कहता है बिल्कुल, और मैं एक बार स्टेज पर गाना चाहता था। मुझे नहीं पता कि इससे मेरा माइंड बदला है या नहीं, लेकिन ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो मैनेजर किम का कार्ड दिखाकर बताता है कि कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने मुझे ये दिया था। वो हमारे बैंड का डेब्यू और मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। ये सुनकर तो इमसोल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही सब खराब हो गया। बस इसी बारे में सोच सोचकर वो परेशान हो रही थी। इमसोल कहती है कि अब मेरी कोई भी विश नहीं बची है। तब संजय कहता है कि मेरी विश ये है कि काश ये टाइम धीरे धीरे निकले। इस बीच हम योंगसू को देखते हैं जो कि एक्सीडेंट से बच निकला था और उसके पास अभी भी इनसोल का वही पुराना वाला फोन था। दूसरी तरफ ताइसुंग को जब उसके डैड के एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसके डैड नहीं थे। उनका जैकेट था जो खून से सना हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है। तभी उसके डैड आते हैं, पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, लेकिन वो सरप्राइज होने की एक्टिंग करता है कि डैड आप यहाँ पर, और मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर किसी और काम से आया था। उसके डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम रो रहे थे। तब वो बताता है कि पैरामेडिक ने मुझे बुलाया और उनकी बातों से लगा कि आपको कुछ हो गया है। उसके डैड कहते हैं कि इतनी चोट लगने के बाद भी मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता। फिर हम संजय के डैड को देखते हैं। वो योंगसू की ही न्यूज़ देख रहे थे। उसमें बताया जा रहा था कि वो कैसे पुलिस के चंगुल से भाग गया। तभी बाथरूम से संजय बाहर निकलता है और अपने डैड से कहता है कि इसका लॉक खराब हो गया है। वो भी न्यूज़ में योंगसू का नाम सुनता है और वो ये नाम जानता था, क्योंकि ताइसुंग ने उसे बताया था कि उसके डैड इसी आदमी के पीछे पड़े हुए हैं। न्यूज़ सुनने के बाद उसे पता चल गया था कि ये वही है जो उस नदी वाले एक्सीडेंट के पीछे था। वहीं दूसरी तरफ इमसोल भी ये न्यूज़ देख लेती है और वो तो एकदम से शॉक में चली जाती है कि ये क्या और कैसे हो गया। अगले सीन में इमसोल जब घर से बाहर कहीं जा रही होती है तो संजय से देख लेता है। इमसोल ने डिटेक्टिव किम को उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास बुलाया था जहाँ पर उसका वो एक्सीडेंट होने वाला था। वो जानती थी कि योंगसू यहाँ पर जरूर आएगा। लास्ट टाइम उसने इमसोल को किडनैप करके यहीं पर तो रखा था। तो इमसोल डिटेक्टिव किम से कहती है कि क्या आप 10 तारीख को यहाँ पर छुपे रह सकते हो। वो कहते हैं कि योंगसू यहाँ क्यों आएगा जबकि वो यहीं आसपास ही पकड़ा गया था। उन्हें लग रहा था कि इमसोल डरी हुई है, परेशान है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन इमसोल को तो यकीन था कि वो यहाँ जरूर आएगा। और वो ये भी कह देती है कि यहाँ पर ज़्यादा पुलिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो योंगसू को शक हो जाएगा, फिर वो यहाँ नहीं आएगा। इमसोल इस टाइम किसी भी कीमत पर योंगसू को पकड़वाना चाहती थी, इसके लिए चाहे उसे खुद ही उसका चारा क्यों न बनना पड़े। डिटेक्टिव किम उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इमसोल उन्हें समझाती है कि अगर आप उसे पकड़ना चाहते हो तो आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। यही एक रास्ता है जिससे हम उसे पकड़ सकते हैं। वहीं पास में संजय भी इनकी सारी बातें सुन लेता है और वो समझ गया था कि इसका मतलब फ्यूचर में ज़रूर इमसोल के साथ यहाँ पर कुछ हुआ है। तभी वो इतनी अलर्ट है और इतनी श्योर है। वो बिल्डिंग के अंदर जाता है और ये सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। वो याद करता है कि इमसोल ने नशे में उससे कहा था कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन तुम ऐसे प्रोटेक्ट करोगे कि तुम मुझे नहीं जानते और मुझे अकेला छोड़ दोगे। लेकिन संजय ऐसे कैसे कर सकता था। वो समझ गया था कि इमसोल सब कुछ अकेले ही सह रही है, वो मुझे कुछ बताएगी नहीं, इसलिए अब मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा किसी भी कीमत पर। दूसरी तरफ युनजू और इमग्यूम की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। अब तो इमग्यूम को वो क्यूट भी लगने लगी थी। उन्हें साथ में थोड़ा सा टाइम मिला था, लेकिन इतने में युनजू इमसोल को वहाँ से गुजरते हुए देख लेती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ छुपे, तो इमग्यूम के साथ ही पानी में कूद जाती है। सब लोग शोर करने लगते हैं। इमसोल भी उधर देख के उससे पहले उसे संजय का कॉल आ जाता है तो वो चली जाती है। यहाँ वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं तो युनजू से सारी कहानी बता देती है, लेकिन वो पूरा भीग गए थे, उन्हें ठंड भी बहुत लग रही थी। वहाँ कॉलेज पहुंचकर इमसोल को पता चलता है कि आज मेरा लेक्चर नहीं है, तो वो गुस्सा करती है कि उन्होंने पहले नहीं बताया, ऊपर से मैं इतनी हैवी बुक्स भी ले आई। तब संजय उसकी बुक्स पकड़ लेता है और दोनों इमसोल के घर जाते हैं, पर घर पर कोई भी नहीं था। तब संजय उसका रूम देखने के लिए कहता है। वो कहती है कि वहाँ पर कुछ देखने लायक नहीं है और फटाफट से जाकर बिखरा पड़ा सामान ठीक करने लगती है। लेकिन संजय तो यहाँ पर ये चेक करने आया था कि सारे खिड़की दरवाजे ठीक हैं या नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वो कहता है कि सोने से पहले अपनी खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक कर लेना, और वो स्टन गन कहाँ है। इमसोल उसे ड्रॉ से निकाल कर दिखाती है, जो कि अच्छे से काम कर रहा था। संजय कहता है कि सोते टाइम इसे अपने पास रखना। इमसोल पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है तो कहीं कोई उसे ले न जाए। अचानक से वो कांच टूटने की आवाज़ सुनते हैं। तब हम देखते हैं कि वहाँ इंजू और इमग्यू एक टेबल के नीचे छुपे हुए थे। वो लोग कपड़े बदलने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस टाइम घर पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि मुसीबत उनके पीछे पीछे आ जाएगी। संजय स्टिक लेकर और इमसोल स्टन गन के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही इंजू और इमग्यू दूसरी तरफ छुप जाते हैं। काफ़ी देर तक ऐसे गोल गोल घूमने के बाद इमग्यू इंजू एक कबर्ड में छुप जाते हैं। संजय उसका दरवाज़ा खोलता है और इमग्यू एकदम से बाहर आता है। इतने में इमसोल भी बिना फेस देखे उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है और वो बेहोश हो जाता है।
तब युंजू भी कबर से चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और इंग्यू को देखकर रोने लगती है। बाद में जब इंग्यू को होश आता है तो इमसोल उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मेरी फ्रेंड को फंसाया। युंजू कहती है कि उसने नहीं, मैंने उसे फंसाया था। इंग्यू भी उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। संजय कहता है कि मैं इसकी हैवी बुक्स की वजह से यहाँ आया था। इंग्यू कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या इंटेंशन है। फिर वो कहता है कि क्यों ना हम एक डील कर लें, तुम हमें डेट करने की परमिशन दो और मैं तुम दोनों को दूंगा। संजय कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम पहले से ही डेट कर रहे हैं और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। उन दोनों की बचकानी हरकतें देखकर इंसोल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, तो वो उन्हें करंट लगाने लगती है, लेकिन संजय उसे रोकता है और उसे बाहर लेकर जाता है। इंसोल को युंजू पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे वार्न भी किया था, पर वो मानी ही नहीं। संजय कहता है कि जब तुम्हें पता था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। वो याद करती है कि फ्यूचर में इनके अपनी शादी को लेकर वो कितना खुश था, और वहीं युंजू भी शादी और अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, इसीलिए तो वो उन्हें रोक नहीं पाई। तब संजय से समझाता है कि इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकती, ये उनकी चॉइस है। फिर इंसोल उससे पूछती है कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, उसे कब साइन कर रहे हो। वो कहता है कि अभी तक इंजू से मेरी बात नहीं हुई है, उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अब रात में संजय इंसोल के रूम की तरफ देख रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर 10 तारीख को क्या होने वाला है। अगले दिन वो और इंसोल इंजू से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर तायसुंग को देखकर चौंक जाते हैं। वो बताता है कि वो तो इसे रेंट पर देखकर अपने होम टाउन चला गया है, इसलिए मैंने इस जगह को अपना ऑफिस बना दिया। फिर वो इंसोल को अपने सामने देखकर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन संजय की वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। वो ये भी कहता है कि इंजुक ने अपने ऑडिशन का एक शो देखा था, उसके बाद उसने फटाफट से अपना सामान पैक किया और अपने होम टाउन के लिए निकल गया। संजय पूछता है कैसा शो। यहाँ हम देखते हैं कि इंजुक का जो सुपरस्टार के का ऑडिशन था, उसकी क्लिप से मीम्स बनाकर उसका मजाक बनाया जा रहा था। तब तायसुंग को भी उस पर बहुत हंसी आ रही थी और इंजुक को इस बात का बहुत बुरा लगा था। तायसुंग संजय से कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि तुम डेटिंग में जो बिजी हो। संजय पूछता है कि उसका होम टाउन कहाँ है, लेकिन उसे नहीं पता था। तब इंसोल कहते हैं कि मुझे पता है क्योंकि वो एक्लिप्स की फैन क्लब की मेंबर थी, इसलिए उसे इंजुक के घर का पता था। वो बताती है कि वो तो बहुत ही दूर है, हमें बस या फिर ट्रेन से जाना पड़ेगा। लेकिन तायसुंग अपनी गाड़ी लेकर आता है जिसका नाम उसने सनी रखा था और उन्हें इससे चलने के लिए कहता है। फिर हम संजय के डैड को देखते हैं, वो बाथरूम में बाल धो रहे थे लेकिन पानी नहीं आ रहा था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं खुलता, क्योंकि सुबह ही संजय ने उन्हें बताया था कि दरवाज़ा ख़राब हो गया है, पर तब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो परेशान हो जाते हैं, उनकी आंखें इतनी ज़्यादा जल रही थी कि उन्हें ना चाहकर भी टॉयलेट के पानी से इसे धोना पड़ता है। फिर वो खिड़की में से हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता, इसलिए अब वो बस इस इंतज़ार में बैठे थे कि जब संजय आएगा तो उन्हें बाहर निकालेगा। दूसरी तरफ तायसुंग, इंसोल और संजय इंजुक के होम टाउन तक पहुंच गए थे, लेकिन तायसुंग गाड़ी बहुत ही स्लो चला रहा था। वो कहते भी हैं कि इसे थोड़ा तेज चलाओ, लेकिन वो कहता है कि अगर मेरी सनी को स्क्रैच लग गया, अगर उसे कुछ हो गया तो। पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बीच के पास इंजुक को पानी में जाते हुए देख लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि इंजुक सुसाइड करने जा रहा है, इसलिए तायसुंग गाड़ी लेकर उसके पास ही पहुंच जाता है और जल्दबाजी में गाड़ी लॉक करना भूल जाता है। वो तीनों इंजुक के पास भाग रहे थे और गाड़ी खुद ब खुद पानी की तरफ बढ़ रही थी। वो इंजुक को खींचकर पानी से बाहर लेकर आते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसे कैसे खुद को मारने की कोशिश कर सकते हो। वो कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मुझे वो टॉय पसंद है, मैं तो उसे ही लेने जा रहा था। तभी इंसोल देखते हैं कि गाड़ी पानी में पहुंच गई थी। फिर सब लोग देखते हैं और जब तायसुंग ये देखता है तो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है कि मेरी सनी, ये क्या हो गया। फिर सब लोग इंजुक के पेरेंट के साथ खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तायसुंग तो अभी भी अपनी सनी का शोक मना रहा था, उसकी तो भूखी मर गई थी। अगले सीन में हम इंसोल की माँ को देखते हैं, वो अपनी शॉप में थी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब इंसोल फोन करके बताती है कि वो कहाँ आई हुई है। उसकी माँ भी जगह का नाम लेते हुए कहती है कि तुम इतना दूर वहाँ पर क्या कर रही हो। उस टाइम शॉप में योंगसू भी आया हुआ था, वो भी जगह का नाम सुन लेता है। इंसोल उन्हें समझाती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर संजय के फ्रेंड के पेरेंट्स भी है। इतने में योंगसू शॉप से बाहर निकल जाता है और उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास से गुजरता हुआ निकल जाता है। उधर खाना खाने के बाद सब लोग बर्तन धो रहे होते हैं। तब संजय इंसोल से कहता है कि तुम बर्तन मत धो, पानी बहुत ठंडा है और तुम्हारे हाथ भी कितने लाल हो गए हैं। उसके हाथों को फूंक मार के गर्म करने लगता है। इंजुक उन दोनों को देखकर कहता है कि ये सब क्या है। इतने में तायसुंग आता है, कहने लगता है कि मेरी सनी भी ऐसे ही ठंडे पानी में है, मुझे तुम लोगों को लिफ्ट देनी ही नहीं चाहिए थी। उसी टाइम वो इंजुक की बकरी को भागते हुए देख लेता है। जब बाकी सब लोग भी देखते हैं तो सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। उसे पकड़ते पकड़ते वो एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और फाइनली उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो वापस आकर साथ में बहुत ही मस्ती करते हैं। इंसोल और संजय दूर से उन दोनों को देख रहे थे। संजय कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारे वापस जाने से पहले हम सीए देखने आएंगे, शायद इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। इंसोल भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर में ये दोनों भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और सब लोग मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं। फिर बाद में संजय इंजुक से पूछता है कि क्या तुम सच में बैंड छोड़ने वाले हो। सच कहूँ तो मैं म्यूजिक को लेकर थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि मैंने स्विमिंग के अलावा कभी कुछ और सोचा ही नहीं था, पर अब मैं समझ गया हूँ कि इस फील्ड में तुम्हारे साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी मौत कब होगी, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट मेरा यही टाइम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इंजुक इतना इमोशनल हो जाता है कि रोने लगता है।
कहता है कि इमसोल को डेट करने के बाद तुम थोड़ा बदल गए हो, और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। सामने से इमसोल इन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी तायसुंग आता है और उसे आइसक्रीम देता है। कहता है मुझे तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर अच्छा लगा, पर मुझे फिक्र हो रही थी कि योंगसो की न्यूज़ सुनने के बाद तुम डर गई होगी। वो कहती है नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आजकल तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? कहीं मुझे खोने के बाद तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा है? तब तायसुंग उसे बता देता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी यूज़ नहीं किया। इमसोल उसे थैंक्स कहती है कि तुमने मुझे सच बता दिया, और ये तो मेरे लिए कितने प्राउड की बात है कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का मुझे पसंद करता है। थोड़ी देर में बाकी लोग भी आ जाते हैं और सब लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं। अब जैसे ही सब लोग घर के लिए निकलने लगते हैं तो इमसोल नोटिस करती है कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। सुंजे कहता है कि पहाड़ी पर बकरी के बच्चे को ढूंढते हुए तुम गिर गई थी, तो कहीं वही तो नहीं खो गया? और सच में फ़ोन वहीं पर गिर गया था। सुंजे तायसुंग और इन्यू को घर जाने को बोलता है और ख़ुद इमसोल के साथ फ़ोन ढूंढने के लिए चला जाता है। रास्ते में इमसोल को 2 जगह फिर से विजन दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो पहले एक शॉप के आगे बैठी हुई थी और दूसरी बार रास्ते में खुद को भागते हुए देखती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है, क्योंकि उससे पहले भी एक ऐसा ही विजन आया था। फिर वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं तो संजू से कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं तुम्हारा फ़ोन लेकर आता हूँ। लेकिन उसके जाने के बाद इमसोल कुछ ऐसा देखती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उधर संजय को फ़ोन मिल गया था, लेकिन वो जब वापस आता है तो इमसोल वहाँ पर नहीं थी। वो डर जाता है और हर तरफ उसे ढूंढता है। तब वो उसे एक जगह बैठी हुई मिलती है। इमसोल बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। वो संजय को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बताती नहीं, बस इतना कहती है कि अंधेरा होने वाला है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वापस आते हुए संजय उससे पूछता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन वो मना करती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना, अकेले मत सहती रहना। फिर अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ तो मुझे नहीं बताओगी, सब कुछ अकेले ही सहोगी, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वहीं दूसरी तरफ संजय के डैड उसका वेट कर रहे थे और रात भी हो गई थी, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं था। उनका पेट भी गुड़गुड़ कर रहा था। तो वो एक बार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा तो नहीं टूटता, उल्टा उनके हाथ में चोट लग जाती है। उधर इंसोल और संजय घर आते हैं, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। तब उसे इन्यू का मैसेज आता है कि हम लोग फिशिंग के लिए आए हुए हैं और तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, इसलिए 30 मिनट के अंदर तुम आ जाना। इंसोल तो जाने की सोच रही थी, लेकिन संजय से रोकता है, कहता है मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका मन तो इंसोल के साथ यहाँ पर अकेले टाइम स्पेंड करने का था। वहाँ वेट करते करते 30 मिनट हो गए थे, तो इन्हें समझ गया था कि संजय और इंसोल अब नहीं आने वाले, इसीलिए वो बोट लेकर निकलने लगता है। तो तायसुंग कहने लगता है कि अगर वो नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और वापस जाने लगता है, लेकिन इन्यू उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। उधर दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो संजय इंसोल से कहता है कि तुम्हारे बाल तो अभी भी गीले हैं, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इंसोल को नहीं पता था कि ड्रायर कहाँ रखा हुआ है, इसलिए संजय एक टॉवल से उसके बाल सुखाने लगता है और उसे स्ट्रॉबेरी खाने को बोलता है। ये सब देखकर इंसोल बहुत खुश हो रही थी कि अचानक से एक बकरी के बच्चे को देखकर इतना डर जाती है कि गिरने वाली होती है, लेकिन संजय उसे संभाल लेता है। दोनों फटाफट से उठते हैं। तब इंसोल कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ, मुझे गेस्ट रूम में सोने के लिए कहा गया है। संजय पूछता है कि मैं कहाँ सोऊंगा? वो कहती है कि यहाँ टेंट में सो जाओ, लेकिन वो यहाँ टेंट में नहीं सोना चाहता था, तो वो करे भी तो क्या। वो इंसोल से कहता है कि अगर तुम्हें डर लगेगा तो मुझे बताना। वो कहती है मुझे डर क्यों लगेगा? संजय कहता है कि तुम ऐसी जगह में पहले कभी नहीं सोई हो, तो यहाँ पर बहुत अजीब तरह की आवाज़ आती है, और तुम्हें पता है यहाँ पर भूत भी होते हैं। तो वो ये कहकर चली जाती है कि मुझे भूतों से डर नहीं लगता। अब सबसे बड़ा भूत तो वो खुद ही था, क्योंकि वो चाहता था कि वो ये टाइम भी इंसोल के साथ गुजारे, इसलिए भूतों की आवाज़ निकाल रहा था, पर्दे हिला रहा था, इंसोल को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब जब संजय के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो खुद ही भागकर इंसोल के रूम में जाता है और कहने लगता है कि मैंने बाहर एक भूत को देखा, इसलिए मैं यहीं सोऊंगा, और फटाफट से बिस्तर लगाने लगता है। इंसोल भी कम चालाक नहीं थी, वो भी कहती है ठीक है तुम यहाँ सो जाओ और मैं बाहर टेंट में सोने जा रही हूँ। तो संजय से रोकता है, कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ करूँगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं मेरे डैड ने क्या कहा था कि मैं कितना शरीफ हूँ। मैं सच में यहाँ भूत की वजह से आया हूँ, और बाहर बहुत ठंड हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, इसलिए मैं वहाँ नहीं सो पा रहा हूँ। फिर बीच में पिलो से एक लाइन बनाता है, कहता है कि हम इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, और जो जिसकी तरफ की लाइन क्रॉस करेगा ना, उसकी वो वाली चीज़ उधर वाले की हो जाएगी। थोड़ी देर में जब दोनों सो जाते हैं तो इंसोल उठती है और संजय को देखने लगती है, फिर उसके पास जाकर उसके फेस को टच करने लगती है। एकदम से संजय कहता है कि तुमने मेरी लाइन क्रॉस क्यों की? अब तुम्हारा हाथ मेरा हो गया, और पिलो हटाकर उसे अपने पास सुला देता है। कहता है कि अब हम ऐसे ही सोएंगे। फिर वो पूछता है कि हमारे पास साथ में रहने का अब कितना टाइम बचा है? इंसोल कहती है मुझे नहीं पता। तब वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस कभी ना जाओ, इसी टाइम में फंस जाओ, क्या हम उस वॉच को तोड़ दें? इंसोल भी कहती है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? फिर वो कहने लगती है कि अगर ये आज मेरा लास्ट दिन हुआ और कल मैं चली गई तो तुम दुखी मत होना, रोना मत, ठीक है? वो भी कहता है कि मैं नहीं रोऊंगा, और फिर इंसोल संजय को किस कर देती है। कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और अगर जाने से पहले तुम्हें ये ना बताती तो मुझे बहुत ही रिग्रेट होता। फिर संजय भी उसे किस करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। अगले दिन हम फिर संजय के डैड को देखते हैं। वो अभी भी बाथरूम में ही फंसे हुए थे, उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, हाथ भी टूटा हुआ था, लेकिन वो किसी तरह खिड़की से बाहर टॉयलेट पेपर को फेंक देते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। इंसोल की माँ उनकी आवाज़ सुन लेती है
और फटाफट से उनके जाकर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एक बारी में ही उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया था। उन्हें देखकर संजय के डैड खुशी से रोने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ तायसुम की गाड़ी को बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन वो एकदम कबाड़ हो गई थी, इसीलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर तायसुम को उसे गुड बाय करना पड़ रहा था। इसके बाद सब लोग ट्रेन से वापस जाने के लिए निकलने लगते हैं। तब संजय इंसोल को गाना सुनने के लिए कहता है, लेकिन वो जैसे ही आँख खोलती है तो खुद को यहाँ देखकर एकदम चौंक जाती है और कहने लगती है कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ। फिर संजय को देखकर तो एकदम से सीट से खड़ी हो जाती है, कहती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर जाने लगती है। संजय से रोकता है कि क्या हो गया। वो डर जाता है कि शायद इंसोल वापस चली गई है। इंसोल भी उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मेरे पीछे मत आना, मुझे अकेला छोड़ दो, और फिर ट्रेन से उतर जाती है। संजय का तो दिल ही टूट गया था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इंसोल इतनी जल्दी वापस चली जाएगी। पर असल में इंसोल वापस नहीं गई थी, उसने सिर्फ वापस जाने की एक्टिंग की थी। यहाँ हम देखते हैं कि इंसोल ने उस पहाड़ी पर एक विजन देखा था कि वो भागते हुए यहीं पर आई थी और योंगसू उसके पीछे यहाँ तक आ गया था। लेकिन संजय भी यहाँ पहुँच गया था। तब वो समझ गई थी कि यही मेरा फ्यूचर है और अब ये बदल गया है, इसलिए तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। इंसोल ने अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट कर लिया था। वो समझ गई थी कि अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरे साथ जो होना है वो होकर रहेगा। अगर वो एक तरफ को चेंज कर रही है तो दूसरी तरफ चीज़ें खुद बदल जाएगी, लेकिन उसका फ्यूचर नहीं बदलेगा और उसे बचाने के लिए हर बार संजय योंगसू से टकराएगा ही। इसीलिए अब उसने सोच लिया था कि वो खुद ही संजय से दूर हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि इंसोल को ढूंढते हुए योंगसू भी यहाँ तक पहुँच गया था और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए हम जल्द ही मिलते हैं।